गुड आफ्टरनून बच्चों। आज सीरीज 3 इशू ऑफ शेयर्स का बोर्ड रिवीजन का सीरीज 3 है और पहले क्लास में हमने बेसिक्स बात करी थी। बेसिक्स में हमने स्टार्ट से लेके और प्रोराटा तक की हमने बात कर ली थी। सेकंड क्लास में हमने फोरफीचर, री इशू एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज के सेशन में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट, जिसमें प्रोराटा भी होगा, फोरफीचर भी होगा, री इशू भी होगा एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी होगा। तो पहला क्वेश्चन, A Limited invited application for issuing 80,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share. The amount was payable as follows: on application ₹5, on allotment ₹9, premium included. Application were received for 1,40,000 shares and allotment was made to all application on pro rata basis. Money overpaid on application was adjusted towards sums due allotment. Rajiv, who had applied for 1,400 shares, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited. Later on, these shares were reissued at ₹9 as fully paid up. Pass the necessary journal entries. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो दिक्कत आएगी वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले ही। इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको समझ में आना पड़ेगा। जब भी आप बड़े वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बड़े वाले क्वेश्चंस को सॉल्व, लॉन्ग क्वेश्चंस 6 मार्क का जो आपका आता है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में। इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें इशू ऑफ शेयर्स ही पहला ऑप्शन होगा एंड इशू ऑफ शेयर्स ही सेकंड ऑप्शन भी इशू ऑफ शेयर्स ही होगा। पहले वाले ऑप्शन में लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसमें सारी कंडीशंस आएंगी। और क्वेश्चन कैसा होगा वो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। उसमें प्रोराटा का कंडीशन होगा। प्रोराटा में 2 कंडीशंस होंगे। एक शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सम्स ड्यू अलॉटमेंट होगा, उसके शेयर्स को हमने इमीडिएटली फोरफिट कर लिया। दूसरे ग्रुप से एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, हमने उसको भी फोरफिट कर लिया। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले ग्रुप से हमने 4,000 फोरफिट करा एंड दूसरे वाले ग्रुप से हमने 6,000 फोरफिट कर दिया। तो इसका मतलब वी हैव एन अवेलेबिलिटी ऑन 10,000 शेयर्स। इसमें से हम सिर्फ 800 शेयर्स को ही रीइश्यू कर पा रहे हैं। तो बेसिकली और 8,000 शेयर्स में से पहले ग्रुप से सारे शेयर को हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिएगा इसमें डिफिकल्ट लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा। इसमें जब भी वो फेल टू पे द सम्स ड्यू अलॉटमेंट है तो आपको एक वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा और उस वर्किंग के नोट्स के हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कि आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 80,000 है और हमें मिला कितना है, 1,40,000 मिला है। तो इसमें मैं एक और भी समझाने के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ, नहीं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। एक ग्रुप बना देता हूँ। इसमें फर्दर स्टेटमेंट में आप लोग ये भी लिख लो कि इसमें 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं और वो 2 कैटेगरीज के ऊपर हम बात करते हैं। शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड शेयर्स अलॉटेड की 2 कैटेगरीज हम यहाँ बना लेते हैं। पहली कैटेगरी हम बना लेते हैं कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उनको हमने 60,000 शेयर्स दिया। जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उनको हमने 20,000 शेयर्स दिया है। इस तरह से हमारा ये 1,40,000 के ऊपर एप्लीकेशन आ गया और यहाँ 80,000 के ऊपर हमने इसको 80,000 शेयर्स को अलॉट भी कर दिया। ना तो क्वेश्चन इज कि राजीव ने 1,400 शेयर्स के लिए जो अप्लाई करा था वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैंने एक्सटेंशन खुद से लिया है, यहाँ एक्सटेंड, मैंने क्वेश्चन को एक्सटेंड करा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा। मैंने थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है जिसमें राजीव 1,400 शेयर्स के लिए फेल टू पे द सम्स ड्यू अलॉटमेंट है और राजीव किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये मेंशन नहीं है। राजीव किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये मेंशन नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है। अब राजीव का कैटेगरी ना 1 पता है हमें कि सेकंड कैटेगरी है या फर्स्ट कैटेगरी है, तो राजीव किस कैटेगरी से है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ये समझो। मैं बोलता हूँ कि राजीव जो है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करेगा। राजीव फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करेगा। नाउ यू माइट हैव इसमें एक आर्ग्यू हो सकता है कि सर सेकंड कैटेगरी में क्या बिगाड़ रखा है आपका, सेकंड कैटेगरी में भी हो सकता है। तो ये लॉजिकल आंसर नहीं है कि फर्स्ट कैटेगरी में होगा या सेकंड कैटेगरी में होगा। दिस इज नॉट अ लॉजिकल आंसर। इसको लॉजिकल बनाने के लिए आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पहले कैटेगरी से क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्यों बिलोंग करेगा और दूसरे वाले कैटेगरी से क्यों नहीं बिलोंग करेगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ यहाँ कि सेकंड वाली कैटेगरी से ये बिलोंग नहीं करेगा।
उससे पहले आप ये देखो कि आपके जो शेयर की प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपए की है, एंड देयर वाज अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, जिसपे आप एप्लीकेशन पे 5 चार्ज कर रहे हो, अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो। तो मैं कहता हूं कि इस कैटेगरी से नहीं है, आप समझो इसको। तो 60,000 शेयर्स के ऊपर हमें 5 रुपीज के हिसाब से कितना मिल गया होगा, 3 लाख रुपीज, अग्रीड। 20,000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना यूज कर लिया होगा, 1 लाख रुपीज, अग्रीड। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है दोनों का, ये हमारे पास क्या हो गया, सरप्लस आ गया। सरप्लस कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख रुपीज का सरप्लस आ गया। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सरप्लस अमाउंट, ये हमारे लिए सरप्लस अमाउंट है। नाउ दिस सरप्लस अमाउंट ऑफ 2 लाख कैन बी यूज्ड ऑन 2,20,000 शेयर्स। सो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट की टाइम की बात करें तो अलॉटमेंट में आप 20,000 शेयर्स के लिए 9 रुपीज के हिसाब से 1,80,000 मैक्स टू मैक्स आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यू स्टिल हैव अ सरप्लस ऑफ 20,000, जिसको आपने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो डेफिनेटली राजीव मस्ट नॉट बी बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 2, क्योंकि इसमें बोला कि जो राजीव है उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं। और इस कैटेगरी में तो आप देखो कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने तो इतने पैसे दे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे दिया, उसके बाद हमें 20,000 को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। द सरप्लस अमाउंट इज बीइंग रिफंडेड और रिजेक्टेड आफ्टर एडजस्टिंग द अलॉटमेंट मनी। तो राजीव मस्ट नॉट बी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो राजीव किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इस कैटेगरी से राजीव बिलोंग करेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा बताया कि ये क्वेश्चन हमने यही वाला करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह का एक्सटेंशन होता तो कैसे करते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ही मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन होता तो ये अदर साइड ऑफ क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या होता, ये भी मैंने आपको बताया। आई एम श्योर कि ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं अपने पुराने वाले क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। पुराना वाला क्वेश्चन जो है मेरा, जो मतलब इसमें दिया हुआ है, उस पर मैं आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने इसमें एक्सटेंड किया है क्योंकि ग्रुप इसमें आपके पास गिवन नहीं है कि क्या ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप साथ के साथ सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन में हेल्प करता हूँ, जर्नल एंट्रीज में हेल्प करता हूँ, और फिर इसको आप जरूर ट्राई करना घर पे, इट विल रियली हेल्प यू। तो देखो इसमें बड़ा सिंपल सा है, इसमें 80,000 के बदले हमें 1,40,000 मिल गया। इसका मतलब है कि दोज हु अप्लाइड फॉर 1,40,000 शेयर्स, दे हैव बीन अलॉटेड 80,000 शेयर्स। और यहीं से हम जर्नल एंट्रीज के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो 140 के बदले में हमें 80,000 मिल गया। पहली जर्नल एंट्रीज क्या आएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना वैल्यू से होगा, 140 एंड इनटू 5। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7 लाख 7 लाख। दूसरी एंट्री होगी, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, डोंट राइट, पहले समझिए। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। अगेन रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7 लाख। नेक्स्ट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। नेक्स्ट एंट्री आप पास करने वाले हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 80,000 into 9, that is 7,20,000. To share capital account 80,000 into 5, that is 4 lakh. To security premium, that is 80,000 into 4, 3,20,000. I hope यहां तक एंट्री समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है इन्होंने कि अलॉटमेंट के टाइम इसने 1400 शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं दिए हैं। बच्चों एक वर्किंग नोट मैं आपको करके बता रहा हूं, और वर्किंग नोट मैं आपको यहां करके बताता हूं। इस वर्किंग नोट को हम कब करेंगे, ध्यान दो। और इसमें दो तरह की वर्किंग नोट्स बनेगा, एक वर्किंग नोट और बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या वर्किंग नोट बनेगा उसको थोड़ा हम ध्यान देते हैं। ये वर्किंग नोट, पहला क्वेश्चन है बनेगा कब, तो ये वर्किंग नोट उस टाइम बनेगा जब आप प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रोराटा पे है, एंड इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सम्स ड्यू इन अलॉटमेंट, उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को, जो मैं वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, उसको आप बनाओगे।
व्हेन ही फेल टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उस कंडीशन में इसको बनाओगे। तो इसमें समझो कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। इसमें तो इसमें सॉल्व कैसे करोगे, तो इसमें सबसे पहले सेस अप्लाइड फॉर, और अच्छे से देखना ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बड़े वाले जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे हर क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट तो मिलना ही मिलना है, नहीं तो क्वेश्चन अच्छा नहीं माना जाता। इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखो कि दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 1,40,000 शेयर्स, दे हैव बीन अलॉटेड 80,000 शेयर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 7s are 14, 2 4s are 8। तो जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको कितना मिल गया, 4 शेयर्स मिल गया। राजीव, this gentleman has applied for 1400 shares, तो he must be allotted x। तो जब x की वैल्यू आप निकालोगे, मतलब allotted की वैल्यू निकालोगे, तो 1400 इंटू 4/7, इसका मतलब है कि राजीव ने को 800 शेयर्स अलॉट किया गया होगा। अप्लाइड 1400 अलॉट ये किया गया होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द सरप्लस। सरप्लस को फाइंड आउट करने का तरीका है शेयर्स अप्लाइड फॉर, shares applied for minus shares allotted into application money। ये बहुत अच्छे से देखना, हर क्वेश्चन में आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो शेयर्स अप्लाइड फॉर में कितना है, 1400 अप्लाई हुए, अलॉटेड कितना है 800, और एप्लीकेशन के टाइम वी आर चार्जिंग 5। इसका मतलब ये जो 600 सरप्लस है इंटू 5, 3000 रुपीज हमारे को एक्स्ट्रा सरप्लस के तौर पे आ गया होगा। इज दैट क्लियर? नाउ दिस सरप्लस कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। सो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, so allotment money due on 800 shares, and since at the time of allotment we are charging ₹9, तो इसका मतलब है कि टोटल हमें 7,200 रुपीज चाहिए, जिसमें से सरप्लस के तौर पे एप्लीकेशन के टाइम ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड 3,000 रुपीज। इसका मतलब है कि इसको एडजस्ट करने के बाद द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड बाय राजीव वाज 4200, और ये अमाउंट राजीव ने नहीं पे करा है। सो कैन वी कॉल दिस अमाउंट एज कॉल्स इन एरियर? क्या इसको हम कॉल्स इन एरियर बोल सकते हैं? तो राजीव ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया है बच्चों। अब ध्यान से देखो, राजीव ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया है। अब देखो आप फॉर्म का टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, total amount due on allotment, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 80,000 शेयर्स हैं, एंड एट द रेट ऑफ 9 ईच हमें 7,20,000 चाहिए, जिसमें से वी ऑलरेडी हैव अ सरप्लस ऑफ 3,20,000। we already have a surplus of 3,20,000, so after adjusting this value we are expecting to receive 4 lakh from the shareholder। इसमें से Mr. Rajiv couldn't pay 4,200, तो इसका मतलब है कि हमें इसको डिडक्ट करके जो वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा। तो इसके बाद डिडक्ट करके हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3,95,800 रुपीज। 3,95,800 रुपीज मिलेगा। देखो बच्चे, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। 50 क्वेश्चन करने के लिए जो एक हार्डवर्क होता है वो तो हम हर साल पूरे साल करते हैं, लेकिन इस टाइम में आपको हार्डवर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। एंट्री हम पास कर लेते हैं, हमारे को कैलकुलेशन ही हमसे नहीं होती, या हम एंट्री भी पास कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी पास करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम रॉन्ग पास करते हैं। अब इसमें टेक्निकलिटी समझो, टेक्निकल टर्म क्या है। टेक्निकल टर्म दो तरह के इसमें हो सकते हैं। पहला टेक्निकल टर्म ये वाला बेसिक टर्म है, ये क्या है, बेसिक टर्म है। इसी में दूसरा टेक्निकल टर्म क्या होता, उस टर्म में फिर ये जो सरप्लस का डेफिनेशन है चेंज हो जाता। वो कब कैसे होता कि इतना ज्यादा सरप्लस होता कि वो अलॉटमेंट के एक्चुअल अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद
प्रीमियम के अमाउंट को भी एडजस्ट कर रहा होता तो उसका फिर वैल्यू चेंज हो जाता। सपोज आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे होगे तो ये लास्ट साइड का लास्ट का जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह का है। या आप डीके गोयल फॉलो कर रहे होगे तो उसमें भी जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इसी तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। उस टाइप के क्वेश्चन की बात भी हम करेंगे। देखो ये आपका यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद अलॉटमेंट के जो आप एंट्री पास करने वाले हो वो क्या करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट 3,95,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इसको फोरफिट करना है या नहीं करना है। इन्होंने बोला इसको फोरफिट भी करना है। His shares were forfeited later on. These shares forfeited shares were reissued at the rate of 9 per share. तो मैं फोरफिचर की यहाँ एंट्री पास कर देता हूँ। तो देखो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, ये हमारा 5th होगा। तो यहाँ हम फोरफिचर के लिए हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account, to share forfeiture account, to calls in arrear account, to calls in arrear account। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हो, बड़ा सिंपल सा 800 शेयर्स के ऊपर शेयर कैपिटल में 800 इंटू 10 करके आप यहाँ कितना लिख दोगे, 8,000 रुपीज लिख दोगे। एंड यू आर चार्जिंग 4 रुपीज ऑफ प्रीमियम, सो 800 इंटू 4 करके और यहाँ कितना लिख दोगे आप, 3,200 रुपीज लिख दोगे। फोरफिचर की मैं बात करूं उससे पहले कॉल्सिनेटर की बात कर लेते। कॉल्सिनेटर में अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला हमने, 4,200 निकाला। आप देखोगे तो कैलकुलेशन देख सकते हो, अभी अभी मैंने इसमें कितना निकाला, 4,200 couldn't paid by that gentleman। तो अब हम यहाँ आए तो यहाँ 4,200 लिख दिया, तो 11,200 का टोटल अमाउंट है जिसमें से 4,200 जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब मिला कितना होगा, फोरफिचर में कितना होगा, 7,000 रुपीज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने जितने से डेबिट करा क्रेडिट आपका इक्वल होगा। और क्रेडिट में सिर्फ दो चीजें होती है, जो आपने रिसीव करा है उसको शेयर फोरफिचर में लिखते हैं, और जो आपने नहीं रिसीव करा है उसको आप कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं। सपोज आउट ऑफ द टू बैलेंसेस आपको कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पता है, तो इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, शेयर फोरफिचर हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें आपने कोई भी मिस्टेक करी होती है तो आपका ये भी गलत आएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है फाइंड आउट करने का, और ये तरीका कब होता है, जब भी प्रोराटा का कंडीशन होगा और इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको मैं केस 1 बोलता हूं, ध्यान रखना, इसको मैं केस 1 बोलता हूं, क्योंकि केस 1 2 मैं आपको आगे कराने वाला हूं एक और। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, शेयर अप्लाइड फॉर इनटू एप्लीकेशन मनी। तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा था, 1400 के लिए, और एप्लीकेशन के टाइम में हम कितना चार्ज कर रहे थे, 5 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना होने वाला है, 7,000। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। लॉजिक क्या है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन के बाद इन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं करा है। एप्लीकेशन के बाद आप देखो तो ही फेल टू पे द सम्स ड्यू ऑन लॉट में, तो इसने क्या पे करा होगा, सिर्फ एप्लीकेशन का पे करा होगा। और एप्लीकेशन के लिए कितने शेयर्स के लिए पे करा है, 1400 शेयर्स के लिए पे करा, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 5 रुपीज। तो ही मस्ट हैव पेड 7,000 रुपीज। अब रीइश्यू का बड़ा सिंपल है, हमने 10 रुपए के शेयर को 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया। कल मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि जब भी आप फोरफीचर करते हो तो फोरफीचर में आपको कॉल्ड अप वैल्यू को समझना होगा। जब भी आप रीइश्यू समझते हो तो आपको उसमें शॉर्टेज और कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। कल की पूरी क्लास हम इसे पे कर रहे थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने 9 से कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आप सारे शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो, ठीक है। तो 800 शेयर्स को आप 9 में रीइश्यू कर रहे हो, तो 800 into 9, बैंक अकाउंट में you have received 7,200. It means there is a shortage of 1 which can be collected from the share forfeiture. So share forfeiture account should be debited with 800. To share capital account 800 into 10, that would be how much, 8,000. अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, इसके लिए लॉजिक है, when all the forfeited shares are reissued, तो
तो इसमें अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कैसे करते हैं, अवेलेबल अमाउंट माइनस यूटिलाइज्ड अमाउंट। अवेलेबिलिटी कैसे चेक करोगे, यहाँ देखो इजीली, ये जो शेयर फोरफिट हमने करा है और ये 7,000 रुपए से जो शेयर फोरफिचर को हमने क्रेडिट करा है, इट शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर फोरफिचर। सिंस द एंटायर शेयर इज बीइंग रीइश्यूड इन द मार्केट अगेन, तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, इसका यूटिलाइजेशन है। जब हम रीइश्यू करते हैं और शेयर फोरफिचर को डेबिट करते हैं, ये इसका यूटिलाइजेशन है। और जब आप इसको फोरफिट करते हो और शेयर फोरफिचर को क्रेडिट करते हो, ये इसका अवेलेबिलिटी बताता है। तो अवेलेबिलिटी माइनस यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी माइनस यूटिलाइजेशन इज द अमाउंट व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। तो 7,000 में से 800 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, फाइनल एंट्री, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account, and the value would be the difference of availability and utilization of forfeiture. तो ये आ जाएगा 6,200, 6,200. Is that okay? Clear? Next question is ABC Limited have issued 30,000 shares of rupees 30,000 shares of rupees 10 each at par, payable as follows. 3 रुपीज हम एप्लीकेशन पे चार्ज कर रहे हैं, 3 अलॉटमेंट पे चार्ज करें और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चार्ज करें। इसका मतलब बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 4 रुपीज का होगा। ऑलराइट, रिसीव 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। देखो हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, बिना प्रोराटा के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आएगा वो प्रोराटा के बेसिस पे 100% आएगा। जो दूसरा टाइप है उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3-3 नंबर के आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, जिसमें आपको फॉरफीचर रीइश्यू और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर रीइश्यू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर रीइश्यू और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आपको सिर्फ निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें देखो बड़ा सिंपल सा कंडीशन है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। Natasha, who had applied for 1,600 shares, failed to pay the amount due on allotment, failed to pay the sums due on allotment and call. The company forfeited her share. Later on, these forfeited shares were reissued at 10 per share as fully paid up. Pass the necessary journal entries in the books of AB Limited. ठीक है, तो इसमें समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसको समझने के लिए। शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड शेयर्स अलॉटेड, तो इसमें समझो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। $50,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मिली है, हमने उसके बदले में 30,000 लॉट करा है। द कंडीशन फर्स्ट इज कि जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उनको हमने 30,000 ही अलॉट कर दिया है। इज दैट ओके? समझो कि वी हैव कलेक्टेड 50,000 शेयर्स बट वी हैव इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। तो जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई करा उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको हमने कितना दे दिया, 30,000 हमने दे दिया। ठीक है, उनको हमने 30,000 दे दिया। तो आप देखो सारी कैलकुलेशन आपकी यहाँ से स्टार्टिंग से हो जाएगा। सो इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चेक करते जाओ सारी एंट्रीज, मैं कैलकुलेशन ही बताऊंगा आपको, एंट्रीज आप बाद में लिख लेना, पहले कैलकुलेशन देख लो। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप घर पे होगे तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व जरूर कर लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये हो जाएगा 1,50,000। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो ये 40 से 30, हम 40 अप्लाई करा, 30 मिला, तो ये जो 10,000 के ऊपर सरप्लस मिला है एट द रेट ऑफ 3, 30,000 इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द शेयर अलॉटमेंट। और ये जो 10,000 के लिए अप्लाई करा उसको कितना मिला, 0 मिला। सो 10,000 इंटू 3 इज बीइंग रिजेक्टेड। तो देखो यहीं से आपकी एंट्री बन सकती है सेकंड वाली। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 150 टू शेयर कैपिटल अकाउंट द रिक्वायर्ड अमाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट द सरप्लस अमाउंट, टू बैंक द रिजेक्टेड और रिफंडेड अमाउंट। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन 30,000 शेयर्स
Again we are charging 3 rupees on allotment, so 90,000 we are expecting. तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 90,000. लेकिन इसमें क्या बोला है कि नताशा who had applied for 1600 shares failed to pay the sums due on allotment and call. तो देखो इसके लिए फिर से वही वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा, तो मैं फिर से वर्किंग नोट वो वाला करके बताता हूं आपको. ये भी वही कंडीशन है, पुराटा कंडीशन होगा, शेयर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स अलॉटेड. तो इसका मतलब ये 40,000 की अप्लाइड फॉर है और अलॉटेड कितना होगा 30,000 है. सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ 4:3 का. सो नताशा वाज अप्लाइड फॉर 1600, तो शी मस्ट बी अलॉटेड. अलॉटेड के लिए हम x ले लिया हमने, 1600 into 3 डिवाइड बाय 4. इसका मतलब है कि नताशा वाज अलॉटेड 1200 शेयर्स. नाउ इन ऑर्डर टू असर्टेन द सरप्लस अमाउंट, the formula is shares applied for minus shares allotted into application money तो देखो शेयर्स अप्लाइड फॉर कितना है आपके पास, 1600 अप्लाइड है, अलॉटेड 1200 है, एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू आर एक्सपेक्टिंग 3. तो 400 जो ये सरप्लस शेयर्स है, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये आपका सरप्लस हो जाएगा. तो 1200 इज द सरप्लस अमाउंट. नाउ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, allotment money due on Natasha's share, तो ये देखो इसके जो टोटल शेयर्स हैं 1200 हैं, एंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग 3 ओनली. तो इसका मतलब है कि हमें 3600 रुपीज चाहिए, जिसमें से हमारे पास सरप्लस जो आ चुका है, द सरप्लस इज ऑफ रुपीज 1200. तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 2400 का हो गया. So this is the amount which is not paid by Natasha at the time of allotment. Now, अब फॉर्म का देख लीजिए, फॉर्म का क्या स्टेटस है. टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया कि नताशा का शेयर हम का कैलकुलेट कर रहे हैं. अब हम फर्म का कैलकुलेट करेंगे. टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो वी हैव इनवाइटेड 30,000 शेयर्स and we are expecting the same amount as application, 3 rupees. So 90,000 we are expecting at the time of allotment. इसमें से हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस कितना आ गया है, हमारे पास 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 का सरप्लस ऑलरेडी आ चुका है. ऑलराइट, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 60,000 की वैल्यू आ गई. इसमें से जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है which is not paid by a shareholder is 2400. It means 57,600 is the net amount we received on allotment. So amount received on allotment की हम बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 57,600 रुपीज हो जाएगा. तो आप एंट्री क्या पास करने वाले हैं, आप एंट्री पास करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट 57,600, calls in arrear account debit 2,400, to share allotment account 60,000. I hope चारों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी. अब सिंस नताशा ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं दिए, तो आपने एंट्री पास करी होगी फिर से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. आपको पता है एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बोला है, और द टोटल यूनिट प्राइस ऑफ शेयर वाज 10. तो इसका मतलब है कि 4 रुपए बचते हैं जो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चार्ज कर रहे हो. तो ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 ईच वी आर एक्सपेक्टिंग 1,20,000 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एम आई करेक्ट? नाउ इसमें सिंस नताशा डिडंट पे फॉर अलॉटमेंट, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पे नहीं करेगी. तो आप एंट्री क्या करने वाले हो, बहुत सिंपल सी एंट्री करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. नाउ बैंक में कितना डेबिट करोगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वाज 30,000. 30,000 में से
1200 के लिए नताशा नहीं पे करेगी, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 28,800 into 4. Calls in arrear account should be debited by 1200 into 4. To share first and final call, that is 30,000 into 4. So बैंक अकाउंट में आपको डेबिट करना है 28,800 into 4. कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करना है 1200 into 4. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में करना है आपको 120. सो इसका मतलब है बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,15,200 से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करोगे आप 4,800 से, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करोगे 4,800 से, सॉरी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 120 से करोगे. नाउ इज द टाइम टू फोरफिट. अब इसको फोरफिट करते हैं. तो फोरफिट में आपको पता है सिंपल सी एक एंट्री पास हो जाएगी. फोरफिट में आपको पता है सिंपल सी एंट्री पास है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. तो इसमें हम देखें तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करने वाले हैं 1200 into 10 से. तो ये 12,000 से शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया. ऑलराइट. कॉल्स इन एरियर में हमारे पास क्या क्या आ गया, तो अलॉटमेंट पे इसने 2400 नहीं दिया, अभी हमने निकाला है, कैलकुलेट किया. और फर्स्ट कॉल में इसने 1200 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से 4,800 रुपीज इसने नहीं दिया है. सो कंबाइनली हमें 7,200 रुपीज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला है. तो फोरफीचर में कैसे निकालोगे, तो भाई 12,000 इज टोटल अमाउंट, इसमें से कॉल्स इन एरियर का 7,200 चला जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 4,800 का. लेकिन इस डिफरेंस को निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, तो शेयर्स अप्लाइड फॉर, तो ये कितना है, शेयर्स अप्लाइड फॉर 1,600 एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वी आर कलेक्टिंग 3, वी हैव कलेक्टेड 3. सो इसका मतलब है कि हमने कितना कलेक्ट करा होगा, 4,800 कलेक्ट करा होगा. सो दिस इज द लॉजिक. उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्या करा, इसको रीइश्यू कर दिया ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड एट 10%. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आप कर देंगे 12,000 एंड आपने सिंस पूरे पैसे मिल गए, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ शॉर्टेज. तो इसका मतलब है कि द एंटायर 4,800 इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. तो इसका जो नेक्स्ट एंट्री होने वाला है वो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आपका सिमिलर अमाउंट हो जाएगा, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यूइंग द शेयर्स. तो ये सेम अमाउंट आपका हो जाएगा.